नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी की टेस्ट वर्क आपके साथ लेके आए हैं क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का। आज अपन हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके मॉडल पेपर अपन ने स्टार्ट किए उसकी चर्चा आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। बात करते हैं आपकी मॉडल पेपर कैसे आने वाला है। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है जो कक्षा 10th का और हिंदी सब्जेक्ट का रहने वाला है। कुछ दिशा निर्देश आपको दे रखे होंगे और आपके समय कितने का है कल बताया था, वही 3.25 घंटे का आपके रहने वाला है। बात करूँ वही पूर्णांक की तो 80 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। चर्चा करते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। ये आपके जहाँ से उत्तर आपके किस में लिखने हैं, आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले जो 1-1 नंबर की आपके यहाँ रहने वाले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश के किसे कहाँ जुड़ता है? अंत में। कहाँ पर जुड़ता है? अंत में। शब्दांश के कहाँ जुड़ता है? अंत में। उसे क्या कहेंगे अपन? प्रत्यय कहेंगे। देखो बात करते हैं पंडिताइन की, तो पंडित शब्द में क्या जुड़ा? कौन सा प्रत्यय जुड़ा? आइन। कौन सा प्रत्यय? आइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइन। पहला ऑप्शन है आपका इन, दूसरा है आइन, तीसरा है आनी और चौथा है नी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही? आइन। क्लियर है क्या पहला? बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। स्वच्छ शब्द दे रखा है, स्वच्छ शब्द क्या दे रखा है? स्वच्छ। स्वच्छ शब्द की अपन बात करें, चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो इसका सही संधि विच्छेद करना है। स्वच्छ शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद आपको यहाँ पर करना है। पहला है स्वधन छह, स्वधन छह। दूसरा है स्वधन वच, स्वधन अच और सुधन अच। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सुधन अच। कैसे हुआ? तो सु और धन अच प्लस है ना, धन, सुधन अच। इसमें क्या आ रहा है? इसमें स्वर आ रहा है उ, इसमें आ रहा है ए। जब असमान स्वर आवे, क्या आवे? उ के बाद क्या आवे? असमान स्वर आवे तो उ का क्या हो जाता है? वह। उ का क्या हो जाएगा? वह। जब इस सु से उ निकल गया, देखो ये स और इसके साथ ये उ था, इसकी जो मात्रा थी, तो ये स क्या हो जाएगा? आधा। ये हो गया स्व, स का उ का क्या हो गया? वह। ये वह के साथ ये ए मिल जाएगा तो ये तो हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा? पूरा। ये हो जाएगा वह पूरा, स्व। और लास्ट में बच गया आपके 6, तो स्वच्छ क्या हो गया आपके? स्वच्छ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये आपके हो गया सुधन अच। संधि पूछे तो कौन सी बताओगे इसमें? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि यहाँ पर आपके हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भ्रमर गीत, जो भ्रमर गीत है कौन सी भाषा का है? अवधी, संस्कृत, उर्दू और ब्रज। किस भाषा का है ये? ब्रज भाषा का यहाँ पे आंसर रहने वाला है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? पहला है फागुन, दूसरा है श्रावण, तीसरा है चैत्र और चौथा है वैशाख। कौन से महीने की बात की गई यहाँ पे? तो आपके इसमें फागुन महीने की बात यहाँ पर की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपके लेखक है और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? पहला है रावण, दूसरा है कंस, तीसरा है सहस्त्रबाहु और चौथा है यम। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते चल रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यही सच है जो चैप्टर है आपके, उसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। क्लियर है क्या सारे क्वेश्चन? छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते चलते हैं। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर, स्वयं पर। तो किस पर किया है? नवाबों पर। किस पर किया है? नवाबों पर। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मानव संस्कृति कैसी है? विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी, प्रलयंकारी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मेहनत कश बादशाहों का शहर, मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया?
गंतोक को कहा गया, किसे कहा गया, गंतोक को। याद कर लेना इन छोटे छोटे क्वेश्चन को। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या बुलाते थे, नेमिनाथ, भोलानाथ, बैद्यनाथ, सोमनाथ, क्या बुलाते थे, भोलानाथ। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द को ही, जो अविकारी शब्द होते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अविकारी शब्द की, चर्चा करते हैं अपन अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द क्या किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि में उनका क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जिनमें क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी यहाँ पर अपन कहने वाले हैं। क्लियर। समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। समास के जो दोनों पद है वो समान रूप से प्रदान होंगे तो उस समास को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। यहाँ पर अपन इसको करने वाले। बात करते हैं द्वंद्व समास की, किसकी, द्वंद्व समास की यहाँ पर चर्चा करने वाले। द्वंद्व समास की मैं बात करूं तो ऐसे समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रदान। कैसे हो, समान रूप से प्रदान। याद रखना, परिभाषा पूछे तो समान रूप से प्रदान, समान रूप से प्रदान। और जब अपन इसका विग्रह करें, क्या करें, विग्रह करें, तो कैसे शब्द का प्रयोग होगा, या, अथवा, और, या हो गया, और हो गया, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दिन रात, दिन और रात, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्ययी शब्दों के साथ किसे जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया और अव्यय जो शब्द होते हैं उसके साथ विशेषण बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा वो, विशेषण। ठीक है, जैसे बात करते हैं अपन बूढ़ा, धन आपा, क्या हो जाएगा, बूढ़ापा। समझ में आ रहा है क्या, प्रत्यय जोड़कर क्या बना देंगे अपन, विशेषण यहाँ पर बना देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, आगे। कहाँ जुड़ते हैं, आगे। आगे बोले तो प्रारंभ में। कहाँ जुड़ते हैं, आंसर रहने वाला आपका प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। क्या कहेंगे उसे, उपसर्ग कहेंगे। तो इसमें आपने उपसर्ग की परिभाषा याद कर ली, प्रत्यय की परिभाषा याद कर ली, अव्यय की परिभाषा याद कर ली, सर्वनाम की परिभाषा याद कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में, जितने भी आपने उत्तर देने हैं वो आपको क्रम वाइज कहाँ लिखने हैं, आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको कंटिन्यू देने हैं। ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का आने वाला है, तो ये सा क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर का आने वाला है। इस अपठित गद्यांश को पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन दे रखे उसके आंसर आपको वहाँ पर करने हैं। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सोद्देश्य होना क्या है, अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर ही नहीं है। शिक्षा से का उद्देश्य या शिक्षा क्या होती है, केवल पाठ्यक्रम को या डिग्री प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जीवन में सतत यानी कंटिन्यू, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या है, शिक्षा, जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र, शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण, व्यक्ति और राष्ट्र के किसका निर्माण, चरित्र का निर्माण। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी कैसा होगा, अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। किस पर उद्देश्य किया गया है, शिक्षा पर। और शिक्षा क्या क्या करती है, चरित्र निर्माण करती है। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र निर्माण कौन करेगा, तो वो शिक्षा करती है। एक चीज अपन यहाँ से ये देखिए कि शिक्षा क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक पूछ रहा है।
कोई भी गद्यांश देगा, उसका उचित शीर्षक पूछेगा, उसको पहले पढ़ोगे तो उसका अर्थ आपको वहां निकल जाएगा। तो उसका आंसर रहने वाला शिक्षा का उद्देश्य। क्या बता रहा है वो आपको? शिक्षा का उद्देश्य बता रहा है या शिक्षा का महत्व। इसे दो शब्दों में समझ सकते हैं, एक तो शिक्षा का उद्देश्य समझो या शिक्षा का महत्व समझ सकते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण जो है किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा ही होता है। क्लियर है? शिक्षा के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? चरित्र का निर्माण हो रहा है। और शिक्षा का इसका शीर्षक पूछे तो क्या बताओगे? शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का महत्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? सतत यानी होता है लगातार। सतत यानी क्या होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। क्या है आपकी? शिक्षा, जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु शिक्षा सोद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य युक्त होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य युक्त, यानी कि सोद्देश्य होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी के विचार पूछ रहा है। विचार, गांधी जी के विचार बताने हैं किसके बारे में? शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे? तो गांधी जी के शिक्षा के बारे में विचार थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपन को क्या रखना चाहिए कि किस तरीके से राष्ट्र का, किस तरीके से व्यक्तित्व का, किस तरीके से उसका चरित्र का निर्माण सही उद्देश्य हो जाए। बात करते हैं विनाश शब्द का विपरीतार्थक। कैसा शब्द? विपरीतार्थक यानी विलोम। क्या है? विलोम। विलोम शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखिए। बात करते हैं गद्यांश में किसका बताना है? विनाश का। गद्यांश को देखो एक बार और बताओ कि विनाश का जो अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं, इसमें आएगा आपका निर्माण। विनाश का क्या हो जाएगा? निर्माण। विनाश का क्या हो जाएगा? इधर देखो, एक हो जाएगा विनाश। विनाश यानी खत्म करना, तो निर्माण यानी हो जाएगा बनाना। विनाश का क्या हो जाएगा? निर्माण करना। और ये आपके यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है क्या? एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। वीडियो को आगे से आगे जल्दी से जल्दी आप शेयर करते रहिए और डेली आप क्लास लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी क्लासमेट साथी है, आपके भाई बहन जो भी है, जो 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, वो 9th क्लास वालों की वीडियो आपके एग्जाम के बाद उनकी क्लास से भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आगे से आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी शेयर करते जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अपन किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 4 की। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि यहाँ पर कोई भी गद्यांश आ सकता है जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके चैप्टर में नहीं है, वो गद्यांश यहाँ पर आ सकता है। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ऐसा आपको दे रखा है और इसके क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? पूछ रखे होंगे। यदि ये आता है तो आपको क्या करना है? प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो उसमें उचित शीर्षक क्या है? किस ऋतु की बात की गई है? तो वसंत की बात की गई है। तो वसंत का सौंदर्य या वसंत के आगमन की वहां पर चर्चा की गई। तो यहाँ का शीर्षक क्या हो जाएगा? वसंत का सौंदर्य, वसंत का आगमन, वसंत आगमन। मधु लेकर कौन आया? तो मधु लेकर अनंग, अनंग आया। अनंग यानी कौन है? कामदेव। कौन? कामदेव आया है। ठीक है। कंत किस वेश में है? तो कंत वीर वेश में है। किस वेश में है? तो कंत कौन से वेश में है? वीर वेश में है। कंत किस वेश में है? वीर वेश में। कल भी बोला था 10th क्लास वालों को एक एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी नहीं बना सकते हो, तो सभी सब्जेक्ट की एक कॉमन कॉपी बना लो और टोटल जितने मॉडल पेपर आपके हो रहे हैं उनको जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ उनको आप लिखते रहो। जैसे अव्यय बताया, अव्यय की परिभाषा बताई तो उसको लिख लो। सर्वनाम बताया, सर्वनाम की परिभाषा लिख लो। इससे क्या होगा कि जब आपके एग्जाम के करीब आ जाओगे, आप एग्जाम के 1 घंटे पहले या 10 दिन पहले जब आप पढ़ोगे तो उस कॉपी को एक बार घुमाओगे तो आपको सारे नोट्स आपको क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पर अपन 9 से 10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के अपन, यानी तीनों सब्जेक्ट जो अपन ने लिए, संस्कृत, हिंदी और सामाजिक, इन तीनों के मॉडल पेपर यहाँ पर करवाने वाले हैं। और उसका जो भी चीज़ आपको लिखनी है उस कॉपी में आप लिख सकते हो, जो लास्ट टाइम में आप देख सको। अंत में जो समय में आप देख लोगे 1, 2 दिन, 3 दिन पहले, वो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, विश्वास रखिएगा, अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। बात करते हैं वसुधा। किसकी? वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसुधा की तुलना वधु से की गई है। तो याद करो, वसुधा,
वसुधा को कर दो वधु। वसुधा की तुलना किससे? वधु से। वसुधा की तुलना किससे? वधु से। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन? किस ऋतु का वर्णन? वसंत ऋतु का वर्णन। किस ऋतु का वर्णन? वसंत ऋतु का वर्णन। याद करो, किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। बात करूं मैं आगे, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो फूली सरसों ने अपना हरी तीमा युक्त पीला रंग, हरी तीमा युक्त, हरे रंग के साथ उसके फूलों का रंग कैसा है? पीला रंग। तो हरी तीमा युक्त पीला रंग, हरी तीमा युक्त पीला रंग, उन्होंने ये रंग आपको दिया है। हरी तीमा युक्त पीला रंग आपने उन्होंने यहाँ पर दिया है। क्लियर है क्या यहाँ तक? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका खंड ब आ चुका है, खंड ए अपन कंप्लीट कर चुके हैं और खंड ब की तरफ अपन आ चुके हैं। तो निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है? तो 40 शब्दों में आपको उसमें लिखना है। ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है, इनको भी आपको याद करना है। एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से कंप्लीट करते हुए आपको आगे चलना है। तो बात करते हैं काशी संस्कृति। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी संस्कृति की क्या है? पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर क्या करना है? लिखना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, जानी जाती है। किस नाम से? काशी को किस नाम से? आनंद कानन के नाम से। आनंद कानन के नाम से। याद करो, एक शब्द याद करो, काशी को किस नाम से? आनंद कानन। आनंद कानन के नाम से ये जानी जाती थी, प्रतिष्ठित थी। हम यहाँ संगीत को भक्ति से, संगीत को किससे? भक्ति से। भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशाल लाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। सांप्रदायिक सद्भावना के साथ इसमें बताया गया है कि संगीत को किससे? जो भी संगीत उसको किससे? भक्ति से। भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, धर्म के कलाकार किसी भी धर्म का कलाकार हो उसमें भक्ति को। कजरी को चेती से, कजरी को किससे? चेती से। विश्वनाथ जो है उसको विशालाक्षी से, और जो बिस्मिल्लाह खां है उसको किससे? गंगा द्वार से। ये छोटे छोटे की जोड़ो। भक्ति को किससे? भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म के किसी भी कलाकार से, कजरी को चेती से, कजरी को किससे? चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से। छोटे छोटे की याद कर लीजिए और इसी के साथ ही आपका कंप्लीट होता रहेगा। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? जो कोई संस्कृति होती है, यानी कि अच्छा ही होती है, आपकी किसी की संस्कृति होती है वहाँ की, वो असंस्कृति में दुष्परिणाम कब उसके आ जाते हैं या असंस्कृति में कैसे बदलाव ले लेती है, तो उसकी चर्चा इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। किसकी होती है? कोई भी संस्कृति है उसमें किसकी भावना निहित होनी चाहिए? मानव कल्याण की। किसकी भावना? मानव कल्याण की भावना उसमें निहित होती है। जब यही भावना क्या हो जाती है? टूट कर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब असंस्कृति हो जाती है। किसकी है? पहले बात करें संस्कृति किसकी है, तो मानव कल्याण की। ये किसमें बदल जाती है? तो मानव की किसमें? अकल्याण में। किसमें? अकल्याण में और विनाश में। कल्याण करने की जगह अकल्याण करने लग जाए और विनाश करने लग जाए तो किसमें बन जाती है? असंस्कृति में तब्दील हो जाती है। अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। जिसका परिणाम क्या कहलाता है? असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। क्लियर है क्या? संस्कृति का मतलब क्या होता है? लेखक के अनुसार मानव कल्याण के लिए तत्पर रहना, मानव कल्याण होना चाहिए की भावना होनी चाहिए। इसकी जगह यदि अकल्याण हो जाए, विनाश करने की यदि हो जाए, तो वो संस्कृति कैसी हो जाएगी? असंस्कृति हो जाएगी। जब असंस्कृति हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या रहने वाला है? असभ्यता रहने वाला। उसका परिणाम क्या रहने वाला है? असभ्यता रहने वाला है। इसीलिए मानव में किसकी भावना होनी चाहिए? कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्वेश्चन को 3 तरीके से याद करवा चुका हूँ, क्वेश्चन याद हो गया होगा। संस्कृति और असंस्कृति का मतलब बता चुका हूँ। संस्कृति मतलब मानव कल्याण, असंस्कृति मतलब अकल्याण करना और उसका विनाश करना किसी लोगों का। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बात करते हैं क्वेश्चन की अगली की ओर। संगतकार कविता का मूल भाव क्या है? संगतकार जो आपकी कविता है उसका मूल भाव पूछ रहा है आपसे कि जो संगतकार कविता उसका मूल भाव बता दो। संगतकार कविता में संगतकार का महत्व बताया गया। किसका? जो संगीत मुख्य गायक कलाकार होता है, मुख्य
मुख्य जो कलाकार होता है उसका जो साथ देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, संगतकार कह रखा है। क्या कह रखा है, संगतकार। तो संगतकार का क्या महत्व बताया, वह मुख्य गायक के पीछे पीछे, किसके, मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है। किसके पीछे चलता है, कोई जो मेन कलाकार होता है वो गाता है, उसके बाद उसका संगतकार यानी सहायक कलाकार गाता है। उसके स्वर को बिखरने नहीं देता, उसके स्वर को क्या नहीं करने देता, बिखरने नहीं देता है। उसे सफलता दिलाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे भी क्या मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये बात कौन से चैप्टर में, संगीतकार कविता का मूल भाव दिया है। संगतकार में जो कविता है उसके अंदर क्या कहा गया कि जो गायक है, जो मुख्य गायक कलाकार उसके पीछे जो गाता है उसको भी महत्व देना चाहिए। वो उसके जो स्वर बिखेरने नहीं देता है, उसे सफलता दिलाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसे भी क्या मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ने का उद्देश्य यही है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए और एग्जाम के टाइम आप अंदर से उसको निकाल के अपनी कॉपी में ऐसा कैसा छाप के आ जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया, किन किन बिंबों का प्रयोग किया। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, किसके रूप में, भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, ये जो की बना रहा हूँ इनको याद करना जरूरी हो जाएगा आपको। अपने आप को किसके रूप में, भंवरे के रूप में, और जीवन को, किसको, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथेय के रूप में, किसके रूप में, पाथेय के रूप में, एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया है। आत्मकथ्य कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया है। कैसे कैसे, तो बात करते हैं इस विधान योजना के अंतर्गत अपने आप को किसमें, देखो बात करते हैं अपने आप को किसमें, अपने आप को किसके रूप में, भंवरे के रूप में। वो अपने आप को किसमें बोलता है कि भंवरे के रूप में। बात करते हैं अगले को, अपना जो जीवन है उसको गागर रीति के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में याद करते जाइए। अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को, जो उसका परिवार था उसको जीवन के सपने के रूप में, जीवन के सपने के रूप में, जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को, बात करते पत्नी को पाथेय के रूप में, पत्नी के बराबर लगाओ पाथेय, कॉपी में लिखते जाओ छोटे छोटे, जो भी छोटी छोटी चीजें लिखाई जा रही है लिखते जाओ। पत्नी को किसके रूप में, पाथेय के रूप में, एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया गया है। कर्म बराबर कथा कर दो, आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया गया है। क्या आंसर याद हो गया क्या? एक चीज को आपको लिख लिख के याद कराऊंगा, फिर भी याद नहीं होगा तो फिर उसकी खोपड़ी में छेद करके याद करूंगा, लेकिन याद जरूर करवाऊंगा। याद कीजिए, अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन गागर रीति, परिवार जीवन के सपने के रूप में, पत्नी पाथेय, और कर्म बराबर कर दो कथा। कर्म बराबर क्या कर दोगे, कथा। क्लियर है क्या? यहाँ तक अपना आज का ये कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? जो आपके लेखक थे भाई साहब, उन्होंने क्या देखा, हिरोशिमा का विस्फोट देखा। उसका प्रत्यक्ष देखने के बाद उसका कैसा अनुभव रहा वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहां जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया। क्या देखा उसने कि वहां जो जला हुआ एक पत्थर पर जली उजली छाया देखी, देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहां कोई व्यक्ति क्या हो, खड़ा रहा होगा, और जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ। किसका? रेडियोधर्मी किरणों का क्या हुआ, शिकार। क्या बोली उसने? बात बोली कि मानो वहां कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो रेडियोधर्मी किरणों का क्या हुआ होगा, शिकार, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। क्लियर है क्या? लेखक वहां देखने गया, उसने भयानकता का अनुभव किया। उसने कहा कि इस पत्थर को देखकर लगा कि ये क्या है, लंबी उजली छाया देखी उसकी। उसने बताया कि वहां पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का क्या हुआ होगा, शिकार। क्या हुआ होगा? जो रेडियोधर्मी का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया। जो पत्थर है वो खुद ऐसी हालत में है तो उस लोगों को, जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसको तो क्या कर दिया, भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? पत्थर तोड़ती पहाड़ियों, जो पत्थर तोड़ती पहाड़ियों है उनको देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर
आनंदानुभूति तो हुई, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों, जो महिलाएं थी पहाड़ तोड़ने वाली, को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। क्या लगा? जीवन कैसा लगा? दुखदायी लगा। वहां पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियां तोड़ती है और मजदूरी करती है। प्राकृतिक सौंदर्य तो उसे अच्छा लगा, लेकिन वहीं पर जो हिमालय पर जो महिलाएं थी, जो पहाड़ियों थी, वो क्या कर रही थी? वहां पर पहाड़ को तोड़ रही थी। तो वो क्या कर रही थी? उसको देखकर उसका जीवन कैसा लगा? उनका जीवन उसको दुखदायी लगा। और उसने देखा कि वहां पर जो औरतें थी वो अपने बच्चों को कहाँ पर? पीठ पर लाद कर, बांध कर, और गिट्टियां क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। और क्या कर रही थी? मजदूरी करती है। बात करते क्वेश्चन नंबर 11 की। आंखें भर आना। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में आंसू आना। आंख में आंसू आना अर्थात दुखी होना। आंख में आंसू आना अर्थात दुखी होना। वाक्य प्रयोग। मायके से विदा होते समय हर बेटी की आंखें क्या आती है? भर आती है। यह आपका यहाँ पर वाक्य प्रयोग भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसी की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास की, इसके बाद नेक्स्ट कल अपन क्लास लेकर आएंगे। तो सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल होने वाली है। उसके साथ साथ इन क्लासों को जितनी भी आपके पास आ रही है, इनको आप कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।